So hello friends, again a warm welcome in Creative Comrade, and today we are going to discuss and actually this is the last lecture of labor law practice question that had been asked by UPSC. ठीक है ना। तो ये लेबर लॉ प्रैक्टिस क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। और ये 4 वीडियो में पहले ला चुका हूँ और ये 5th नंबर का वीडियो है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लेबर लॉ के क्वेश्चन जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा स्लाइड बनाई है और ये पहले की स्लाइड्स थोड़ा बेहतर लग रही है तो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ठीक है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है ना। वेट अ मिनट। चलिए फ्रेंड्स, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों सेक्शन में दिया, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आप अपने रिकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, the employee compensation sorry with reference to the Workmen Compensation Act 1923, now known as the Employee Compensation Act 1923, consider the following statement. The act applies to the workmen of factories, mines and construction work, and not to be those of plantation. In case of permanent total disablement, the compensation can go up to raise 20 lakhs depending on the age and wages of the workman. So again, what is the right answer? Right answer is option C, 1 and 2 both. Okay, wait a minute, I'm going to change the color. तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोलता है, जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, जो 2009 में एम्प्लॉय कंपन चेंज होके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोला गया है, तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि यह अधिनियम कारखानों खानों खानों मतलब माइंस, कारखानों, माइंस और निर्माण कार्य में लगे कामगारों पर लागू होता है और बागानों में लगे कामगारों पर नहीं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो किस नीड पे लागू होता है? जो हमारे रेलवे सर्वेंट है, ठीक ना। मैक्सिमम जो वर्कर है उन पे लागू होता है, एक्सेप्ट जो हमारे फोर्स में, आर्म्ड फोर्स में है उन पे लागू नहीं होता। बाकी हर टाइप के वर्कर पे ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लागू होता है। जैसे किस पे लागू होता है? आपके रेलवे सर्वेंट्स पे लागू होता है, ठीक है ना। आपके क्रू ऑफ शिप्स पे ये एक्ट लागू होता है, जो क्रू काम करते हैं शिप में उन पे लागू होता है। क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट पर लागू होता है। इसके अलावा ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर ऑफ मशीन व्हीकल, ओके, मशीन एंड मोटर व्हीकल। इसके अलावा जो एब्रॉड एम्प्लॉय हैं, जो एम्प्लॉय बाहर काम करते हैं उन पे भी ये एक्ट लागू होता है। इसके अलावा सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक्सप्लोसिव प्रोसेस, माइंस, शिप, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ड्राइव, यहाँ तक कि सर्कस में जो काम करते हैं उन पे भी लागू होता है। हॉर्टिकल्चर, जो सब्जियां उगाते हैं, एवरी टाइप ऑफ वर्कर पे ये एक्ट लागू होता है, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस पे, ठीक है ना। आर्म्ड फोर्सेस डज नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्ट, ओके। तो ये पहला फैक्ट हमारा तो सही है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि पहला फैक्ट जो हमारा है वो गलत है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए इसका राइट आंसर होगा केवल 2। इसका राइट आंसर होगा केवल 2, ठीक है ना। ये सॉरी, मैंने गलती कर दी है। एक्चुअली पूछ रहा है क्या सही है, ठीक है ना। तो देखिए क्या ये जो हमारा एक्ट है, ये हमारा जो पहला कथन क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह अधिनियम कारखानों, खानों, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों पर लागू होता है और बागानों में लगे कर्मकारों पर नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे वर्कर बागान पे काम करते हैं, बगीचे में काम करते हैं, जो हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं उन पे भी ये लागू होता है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, अस्थाई पूर्ण निःशक्तता के मामले में, मीन्स इसका मतलब है परमानेंट टोटल, इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट द कंपनसेशन कैन गेट अप टू 20 lakhs। अब देखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनसेशन कितना मिलेगा? जैसे मान लीजिए डेथ हो जाती है, बस जैसे मान लीजिए वर्कर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में कंपनसेशन कितना मिलता है? उस कंडीशन में 50% ऑफ मंथली वेजेस, 50% ऑफ मंथली वेजेस फॉर ऑल वर्किंग ईयर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जितने साल भी उस आदमी ने काम किया, जितने ईयर भी उस आदमी ने काम किया है,
तो उस कंप्लीट ईयर में हर मंथ का 50% हर महीने का 50%। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी एक महीने की सैलरी 10,000 है, ठीक है ना, और आपने उस फैक्ट्री में 5 साल काम किया है, आपने उस फैक्ट्री में 5 साल काम किया है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा 5,000, तो 12 महीने कितना हो जाएगा 60,000, तो एक साल में कितना मिलेगा आपको 60,000। उसी तरीके से 5 साल में कितना हो जाएगा 60 इंटू 5, तो ये 3 लाख के आसपास हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलता है जब आपकी डेथ होती है। इसके अलावा अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो उस समय कितना कंपनसेशन मिलता है, उस समय कंपनसेशन मिलता है आपको 60% ऑफ मंथली वेजेस। ओके, 60% ऑफ मंथली वेजेस मिलता है टिल कंटिन्यू पीरियड। ओके, तो यहाँ पे आपको 60% मंथली बेस मिलता है। तो ये क्या बोल रहा है कि अस्थायी पूर्ण निष्क्रियता के मामले में प्रतिकर कर्म की आयु, ठीक है, और ये जो आपका कंपनसेशन है वो आपकी आयु पे, जो आपका एज है उस पर डिपेंड, और मजदूरी के आधार पर, मतलब आपका कितना पेमेंट है, कितना वेज है, उसके बेस पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी आपकी एज कम है तो आपको ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको कम कम कंपनसेशन मिलता है, ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो सही है, ये 20 लाख रुपए तक हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ओनली ऑप्शन 2। तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, कार्य के दौरान हुई क्षति के मामले में प्रतिकर, प्रतिकर मीन्स कंपनसेशन, ओके, देने के नियोक्ता के दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है ना, और सही या गलत बताना है, कौन सा सही है, सही गलत मतलब सही स्टेटमेंट बताना है हमको, सही स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि क्षति 3 दिनों से अनधिक अवधि के लिए निशक्तता से सॉरी, ये इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ते हैं। इफ द इंजरी डज नॉट रिजल्ट इनटू द डिसेबलमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 days, द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पेइंग एनी कंपनसेशन। रॉन्ग है, रॉन्ग है, कंपनसेशन आपको मिलेगा। इफ द इंजरी इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ड्रंकन और ड्रग्ड स्टेट ऑफ वर्कमैन, द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे एनी कंपनसेशन। सो ये भी रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, ऑप्शन डी। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और यू कैन से दैट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, तो अकॉर्डिंग टू वर्कमैन कंपनसेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, भले ही आपने शराब पी रखी है, ठीक है ना, भले ही भले ही आपने शराब पी रखी है, भले ही आप डिसोबीडियंट हैं, आप रूल नहीं मान रहे, रूल नहीं मान रहे, लेकिन अगर फैक्ट्री के प्रीमाइसेस के अंदर आपको कोई भी इंजरी या नुकसान होता है तो वो भी कवर्ड होगा, वो एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें क्या बोला है कि कवर्ड नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी गलत था, ये भी गलत हो गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है, ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे एक भी फालतू के क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है फ्रेंड्स, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, पूरी रात लग गई है इसको बनाने में, और 1-2 वीडियो और है। चलिए, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन औद्योगिक उपक्रमों के बंद होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ना है और विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, उसको फाइंड करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट है। तो चलिए, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑन क्लोजिंग डाउन द वर्कमैन शैल बी पेड कंपनसेशन equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service of part thereof in excess of 6 months. Okay, this is right, this is right. Second, the procedure of closure is not similar to the procedure of layoff. This is also right. So what should be the option is, what should be our right option is option C, 1 and 2. तो देखिए यहाँ पे 1 and 2 दोनों सही है, देखते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अनुसार क्या है, जब भी अगर आपका कोई इंडस्ट्री है, ठीक है ना, अगर आपका कोई इंडस्ट्री है, आप इसको क्लोज करना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आपका कोई इंडस्ट्री है और आप इसको क्लोज करना चाहते हो, ठीक है ना, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, पहले आपको क्या देना पड़ता है, पहले आप नोटिस दोगे क्लोज करने से पहले, ठीक है ना। उसके बाद नोटिस देने के बाद अब जब क्लोजिंग का टाइम आ जाएगा,
आ जाएगा तो आपके जितने भी एम्प्लॉय उस फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन सबको आपको क्या देना पड़ेगा, क्या बोल रहा है इसमें, पेड ऑफ कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू 15 डेज। तो ये कंपनसेशन कैसे दिया जाता है, 15 डेज, हर मंथ का 15, हर मंथ के 15 डेज की सैलरी आपको दी जाएगी जितने भी साल आपने काम किया है, ठीक है ना, जितने भी साल आपने काम किया है तो हर मंथ के 15 डेज की सैलरी आपको दी जाएगी। तो ये सही है, ठीक है ना, जब भी आप क्लोज करते हो अपनी फैक्ट्री तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद ये बोल रहा है कि द प्रोसीजर ऑफ क्लोजर इज नॉट सिमिलर टू द प्रोसीजर ऑफ ले ऑफ। अब देखिए ले ऑफ के लिए जब आप किसी एम्प्लॉय का ले ऑफ करते हो, ले ऑफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए काम की शॉर्टेज है, या आपका आपके ईंधन की शॉर्टेज है, या कोई पैंडेमिक हो गया है, उस समय आपको फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वर्कर को कंपनसेशन देते हैं, ठीक है ना, वर्कर को कंपनसेशन देते हैं। लेकिन देखिए ले ऑफ कंपनसेशन तभी अप्लाई होगा जब आपकी इंडस्ट्री में 50 या उससे ज़्यादा वर्कर होंगे, ठीक है ना, 50 या उससे ज़्यादा वर्कर होंगे तभी ले ऑफ कंपनसेशन अप्लाई होता है। अब देखिए कितना कंपनसेशन हम देते हैं अकॉर्डिंग, जब आप किसी एम्प्लॉय को ले ऑफ में रखते हैं तो 50% ऑफ टोटल बेसिक वेजेस प्लस प्लस डियरनेस अलाउंस, ओके, जितना भी उसका बेसिक वेज है उसका 50% प्लस उसका डीए, ये दोनों मिला के आप उसको 50% ऑफ हर मंथ देंगे, ठीक है ना। और ये आप कब तक देंगे, ले ऑफ के 45 डेज तक, ले ऑफ के 45 दिनों तक आप उसको ये कंपनसेशन देंगे। उसके बाद आप उसका ले ऑफ बंद कर सकते हैं, या फिर उसके ले ऑफ के बाद आप उसको रिट्रेच भी कर सकते हैं, आप उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक प्रकार से जो क्लोजर का है, जो इंडस्ट्री क्लोजर का जो प्रोविजन है वो ले ऑफ प्रोविजन से डिफरेंट है, तो ये भी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों सही है, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। लेकिन अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस्ट्री किसको किसको कंसीडर करे, किसको किसको इंडस्ट्री कंसीडर ना करे। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, एक मिनट इसको पहले थोड़ा क्लीन करते हैं आपके लिए। किसको किसको इंडस्ट्री कंसीडर करेंगे, किसको किसको इंडस्ट्री नहीं कंसीडर करेंगे, इसको अभी एक्चुअली मैं लिखने तो नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए किसको किसको इंडस्ट्री अपन कंसीडर करते हैं, तो देखिए सभी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, पावर यूज होता है, वो तो इंडस्ट्री कंसीडर करेंगे, ये तो हमें पता है, ठीक है ना। अब हम वो चीज़ें लिख लें, वो चीज़ें ध्यान कर लें कि किसको किसको इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करना है, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम किसको किसको इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते, तो याद रखिए फ्रेंड्स, जो एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा क्या है हमारा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते। एजुकेशन, एजुकेशन को भी हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते अकॉर्डिंग टू 1947 एक्ट, याद रखिए अकॉर्डिंग टू 1947 एजुकेशन को भी हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते। चैरिटेबल, चैरिटेबल कोई फर्म हो गई, ठीक है ना, चैरिटेबल स्टेब्लिशमेंट को भी हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू सोवरिन फंक्शन, ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी कर रही है जो देश की संप्रभुता के लिए आवश्यक है, तो उसमें भी हम उसे भी हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो डोमेस्टिक सर्विस है उसको हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते। जो हमारा खादी उद्योग है उसको भी हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते क्योंकि खादी के लिए अलग ही रूल है, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैंने एक शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया था, खादी को भी अपन का इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते, ठीक ना, तो याद रखिएगा खादी को भी हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा जो हमारा पोस्ट टेलीग्राम डिपार्टमेंट है उसको भी हम इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करेंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट उसको भी इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करेंगे। टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी इसको भी इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे इसको भी इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा ट्रेड यूनियन को भी इंडस्ट्री कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज़ छूट रही हो तो आप वीडियो को फिर से बैक करके फिर से सुन लीजिएगा, मैंने हर एक चीज़ बोल दिया है, ठीक है ना। तो चलिए ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है ना। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि कर्मकार सॉरी सैलरी अंडर द
वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कैन बी फिक्स्ड ऑफ, ठीक है ना, सैलरी अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कैन बी फिक्स्ड ऑफ। तो देखिए ये ऐसा बोल रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी किसके लिए फिक्स की जा सकती है, ठीक है ना। तो देखते हैं किसी उपक्रम में तैनात, तो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए फ्रेंड्स, अगर आप एक बार और इसको पढ़ेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्या बोल रहा है, सैलरी अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर सैलरी फिक्स्ड नहीं की जाती। सैलरी हम किस एक्ट के अंदर फिक्स्ड करते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग हम सैलरी फिक्स करते हैं, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हम सैलरी फिक्स नहीं करते, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील विथ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किसके साथ डील करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अगेन आपने पढ़ा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है किसके किसके बीच प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एम्प्लॉयर के बीच, ठीक है ना, एम्प्लॉयर के बीच। इसके अलावा आपके एम्प्लॉई, आपके वर्कर एंड एम्प्लॉयर के बीच, ऐसा लिख दूं मैं, ठीक है ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच है ना, वर्कर एंड एम्प्लॉय के बीच, इसके अलावा वर्कर एंड वर्कर, इनके बीच भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको इन्फॉर्मेशन पता है फिर भी ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील विथ डिस्प्यूट ऑफ वन अंडरटेकिंग विथ अनदर, ओके, डिस्प्यूट बिटवीन द मैनेजर ऑफ एन अंडरटेकिंग, dispute between the labor and the management, dispute between the labor unions। तो देखिए अब इसका राइट आंसर आप आइडेंटिफाई करिए। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑथेंटिक आंसर मुझे यूपीएससी के आंसर की में नहीं मिला है, ठीक है ना। इसका ऑथेंटिक आंसर मुझे यूपीएससी के आंसर की में नहीं मिला है, तो इसका एक्चुअली आंसर की नहीं मिल पाया था, खासकर इस क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए तो आप खुद डिसाइड करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं अपना आंसर दे देता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं अपना आंसर कैसे, मैं इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड कर रहा हूँ, देखिएगा। पहली बात, हम एम्प्लॉयर के डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्यूट आप बोल रहा है कि डिस्प्यूट ऑफ वन अंडरटेकिंग विद अनदर। तो जैसे अगर वन अंडरटेकिंग का दूसरे अंडरटेकिंग के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है ना, वो तो अलग इशू हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो अलग इशू हो जाएगा। इसके अलावा डिस्प्यूट बिटवीन द मैनेजर एंड अंडरटेकिंग, अब बोल रहा है कि जो उसका जो अंडरटेकिंग है उसके अलावा जो उसको मैनेज करते हैं उसका अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड में भी उसके सीईओ के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है ना, इस टाइप का बोल रहा है। इसके अलावा डिस्प्यूट बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, अब बोल रहा है कि लेबर एंड मैनेजमेंट के डिस्प्यूट। तो देखिए मैनेजमेंट होता है क्या, मैनेजमेंट भी एम्प्लॉयर होता है, ठीक है ना। जब आप एम्प्लॉयर का डिफिनेशन पढ़ेंगे, तो एम्प्लॉयर के डिफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होता है फ्रेंड्स, 1 मिनट। तो देखिए एम्प्लॉयर का डेफिनेशन में कौन कौन सा इंक्लूड होता है, आपके मैनेजर होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया हो, इसके अलावा आपके सीईओ, इसके अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है ना, जिसे जिसे पर्टिकुलर अपॉइंट किया गया हो, वो सभी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें मोस्ट सुटेबल आंसर खोजना है। देखिए मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, मैनेजमेंट को एम्प्लॉयर मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैनेजर को भी क्या कंसीडर किया जाता है, एम्प्लॉयर कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो डिस्प्यूट बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट, यही मेन काम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का डील करने का। तो मैं इसके लिए राइट ऑप्शन सी मान रहा हूँ। अगर आप मेरे आंसर से डिफर करते हैं, आप दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग आंसर सी है। इसका ऑथेंटिकेशन आंसर, कोई ऑथेंटिकेटेड आंसर नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 देयर इज ए प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है अपने पिछले वीडियो में भी, मैं वीडियो 3 में करवाया शायद। तो ये क्या पूछ रहा है, देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस तो दिया जाता है, ठीक है ना, ये बात हमें पता है। लेकिन ये किस सेक्शन के अंतर्गत दिया जाता है, तो सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन 10A, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10A। लेकिन फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर से रिवाइज करवाना चाहूँगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। देखिए सब्सिस्टेंस अलाउंस जो आपको मिलेगा वो कितना मिलता है, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, और वो 3 माह तक आपको 50% ऑफ सैलरी मिलता है। उसके बाद 3 माह के बाद आपको 75% ऑफ सैलरी मिलने लगता है सब्सिस्टेंस अलाउंस का, ठीक है ना। अब सब्सिस्टेंस अलाउंस उसी
फैक्ट्री को मिलेगा अगर उसके कंपनी में 100 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं, ठीक है ना, 100 उससे ज़्यादा वर्कर है तभी वो सब्सिस्टेंस अलाउंस का पात्र है, ठीक है ना। हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं तो वो नीचे वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद बालकों के कारखानों, वेट अ मिनट, एक बार रिकॉर्डिंग चेक करते हैं फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों के कारखानों इत्यादि में नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है? तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मैंने डिस्क्राइब भी किया इसको। अगर आपने चारों वीडियो देखा है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसका राइट आंसर क्या? आर्टिकल 24। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1919? 1919 में ILO ने कौन सा कन्वेंशन अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। 1919 में ILO ने कौन सा कन्वेंशन अडॉप्ट किया था? तो फ्रेंड्स ये हिस्टोरिकल मूवमेंट था आपके ILO के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूल था जिसको 1919 में ILO ने अडॉप्ट किया था। वो क्या था? आवर ऑफ वर्क फॉर इंडस्ट्री, ओके, याद रखिएगा। देखिए ये तो सबको पता होगा कि आवर ऑफ वर्किंग आवर के बारे में 8 आवर वर्किंग आवर डिसाइड किया गया था, ठीक है ना। 1919 में फर्स्ट कन्वेंशन में ये बात डिसाइड की गई थी कि 8 घंटे काम करना है। लेकिन ये किस सेक्शन में? कोल माइंस में, कि कॉमर्स एंड ऑफिस में, कि रोड ट्रांसपोर्ट में? तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडस्ट्री के लिए वर्किंग आवर 8 घंटे डिसाइड किया गया था पहले कन्वेंशन में। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी में दिया हुआ है वो। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, है ना। तो कारखाना अधिनियम 1948 से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किशोरों का खतरनाक मशीनों पर नियोजन निषिद्ध है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 1948 के किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत खतरनाक मशीनों पर काम करना निषिद्ध है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर मेरे को नहीं मिला है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, क्लेम शैल बी रिप्रेजेंटेड विद इन विच टाइम पीरियड ऑफ द डेट ऑन विच द मिनिमम वेजेस बिकम पेबल। देखिए अगर आप मान लीजिए अगर आपको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लेंट करोगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लेंट करोगे। तो वही पूछ रहा है कि विच टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच द मिनिमम वेज बिकम पेबल। तो कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको मिनिमम वेजेस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है 3 मंथ के अंतर्गत, ठीक है ना, 3 मंथ के अंतर्गत। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में उल्लिखित उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत, उद्योग मतलब इंडस्ट्री की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे उद्योग के अंतर्गत मान लिया जाएगा? मतलब इसमें से किसको इंडस्ट्री माना जाएगा? तो फ्रेंड्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू 1947 एक्ट के अकॉर्डिंग किसे हम उद्योग मानेंगे। तो पोस्ट एवं टेलीग्राफ को नहीं मानेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे इसको भी नहीं मानेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज इसको भी नहीं मानेंगे, द डॉक लेबर बोर्ड। तो जब 3 को नहीं मानेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा वो क्या है? ऑप्शन 4। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक्चुअली इसी टाइप का एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लगता है मैंने अपने पहले लेक्चर में गड़बड़ कर दिया उसका आंसर, तो आप वहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? याद ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा उसका हिंदी वाला वर्जन है। क्या बोल रहा है कि सेम वर्क or work of a similar nature is defined under which one of the following legislation? तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इक्वल रेम्यूनरेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इक्वल रेम्यूनरेशन, समान वेतन की बात की गई है, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है इस एक्ट में, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर। ये क्वेश्चन हमने अपने शायद पिछले वीडियो में भी किया है फ्रेंड्स, लेकिन दूसरे तरीके से किया है, ठीक है ना, थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट दूसरा था लेकिन बात यही बोली गई थी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। जो हमारा आर्टिकल 24 है वो किसकी बात करता है? चाइल्ड सेफ्टी की बात करता है,
सॉरी, जो आप हमारा आर्टिकल 39E and F है, ये भी सेफ्टी सेफ्टी एंड सेफ्टी एंड गुड वर्किंग कंडीशन की बात करता है, और जो हमारा आर्टिकल 42 है वो भी सेफ्टी से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके विच, हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने एलिमिनेट किया है फ्रेंड्स। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ आर करेक्ट। अब आपको आईएलओ की गवर्निंग बॉडी के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर डिसाइड करोगे। तो अगर आपने पढ़ा है और आपको पता है तो ये आंसर मेरे को जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता तो इतना डीप में जाके पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएलओ में जाके डीप में जाके पूछा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, गिवन बिलो आर डिफरेंट बॉडीज प्रोवाइडेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फ्रॉम among the following which alternative include the bodies whose functioning is based on the principle of the bipartite representation। क्या बोल रहा है कि जो ये हमारी बॉडीज है, जो ये कमेटीज हैं, जो ये फर्म्स है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर इन्हें डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अब आपको ये बताना है कि इन कमेटीज में कौन सी ऐसी कमेटी है, कौन कौन सी ऐसी कमेटी हैं जो बाई पार्टीज मतलब जो बाई पार्टीज रिप्रेजेंटेशन के बेस पे काम करती है, मतलब जिनमें दोनों पार्टीज का समान भागीदारी होती है, जिनमें दोनों पार्टी की समान भागीदारी होती है, ठीक है ना। तो जैसे इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि आपका इशू गया वर्किंग कमेटी के पास, तो वर्किंग कमेटी कैसे क्या करती है, वर्किंग कमेटी पहले दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएगी, ठीक है ना, उनके साथ डिस्कस करेगी। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, बाई पार्टी रिप्रेजेंटेशन। तो वर्किंग कमेटी क्या है, बाई पार्टी रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा आपका बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन भी बाई पार्टी रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा ग्रीवेंस देखो, ये आपका जो है ग्रीवेंस रिएड्रेशल कमेटी, ठीक है ना। तो ये आपका वर्किंग कमेटी, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन, ये सब किसके अंडर ही बनता है, ये सब आपका ग्रीवेंस रिएड्रेशल कमेटी के थ्रू ही बनाया गया है, ठीक है ना। ये एक्चुअली जनरल टर्म है। तो अगर मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ, एक्चुअली फ्रेंड्स इसके आंसर के बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि इसका आंसर यूपीएससी के आंसर की में नहीं मिला है। देखिए मेरे को इतना कंफर्म है कि वर्किंग कमेटी होगा, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन होगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। देखिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बाई पार्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बाई पार्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है हमारा ग्रीवेंस रिएड्रेशल कमेटी पे, ठीक है ना। लेकिन मैं श्योर हूँ किसके किसके बारे में, ए एंड सी के बारे में, ठीक है ना। बी के बारे में नहीं श्योर हूँ। तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपको आंसर पता होगा सही आंसर तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, मैं कोई भी ऐसा गलत आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि आप अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो रिलाई करेगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम होगी गलत आंसर, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, और इसका आंसर मुझे यूपीएससी के आंसर की में नहीं मिला है, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी प्रीवियस पेपर है फ्रेंड्स, बहुत ढूंढने पे मिला है, और इसकी आंसर की नहीं मिल पाई है, इसलिए इसके आंसर के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो आप जरूर रिप्लाई करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द आईएलओ आर करेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट जो आईएलओ की रिगार्डिंग है, कौन सा करेक्ट है, सही स्टेटमेंट पता करना है उनको, ठीक है ना। So the ILO was established by the Versailles Peace Conference on April 12, 1919, ठीक है ना। तो ILO का फॉर्मेशन क्या हुआ था, 1919 में हुआ था, इतना तो हमें पता है। इंडिया बिकम मेंबर ऑफ ILO इन 1921, ओके। द ILO बिकम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1946, ओके। द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इज द पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ ILO। तो ये चारों की चारों चीजें सही है, ठीक है ना। ये चारों की चारों चीजें सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए बी सी एंड डी, ओके। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, वेट अ मिनट।
वेट मिनट 1 मिनट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर हमने क्या दिया था, ऑप्शन 2। एक्चुअली ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि मेरे को अभी डाउट हुआ तो मैंने चेक किया। क्योंकि देखिए जो हमारा इंडिया बना था, इंडिया आईएलओ का मेंबर कब बना था, इंडिया आईएलओ आईएलओ का मेंबर 1922 में बना था। तो यहीं से मुझे थोड़ा डाउट हुआ। इंडिया इंडिया हमारा आईएलओ का मेंबर 1922 में बना था। यहाँ पे क्या लिखा है 1921, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट को। द आईएलओ वाज स्टेबलाइज बाई वर्साइल। देखिए आईएलओ का स्टेबलाइजमेंट वर्साइल पीस के थ्रू तो हुआ था, ये बात सही है। वर्साइल की संधि के बाद आईएलओ का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन डेट यहाँ पे मेंशन किया है अप्रैल, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जब वर्साइल की संधि के बारे में बोला जा रहा है कि वो 28 अप्रैल जून में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है ना। तो ये डेट के बारे में भी श्योरिटी नहीं है। तो ये भी जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट बचते हैं, ऑप्शन सी एंड डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सी एंड डी ओनली, ठीक है ना। तो माफ करिए गलती के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ज़्यादा डीप लेवल में पूछा है, और ये क्वेश्चन लिया गया है लेबर जो हमारा लेबर कमिश्नर का एग्जाम होता है उससे। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए पेस्ट किया है क्योंकि इसमें जो एक खास बात पूछी गई वो ये है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट किस फंडामेंटल आर्टिकल में इसकी बात की गई है, तो आर्टिकल 43 में बात की गई है फ्रेंड्स। और इसे 42 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पेस्ट किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्राइक आर कैटेगराइज्ड एज अ स्ट्राइक बेस्ड ऑन जेनरिक पर्पज। तो इसके बारे में भी आंसर नहीं पता है फ्रेंड्स मेरे को, कि एक्चुअली मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मतलब इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास जो स्ट्राइक के टाइप दिए हुए हैं तो इसमें कौन सा स्ट्राइक का पर्पज जनरल पर्पज होता है, जनरल पर्पज कौन से स्ट्राइक का पर्पज जनरल पर्पज होता है, ठीक है ना। एक्चुअली ये अगर सिंगल होता तो इसको कोड डिकोडिफाई करने में आसानी होती है, और ये ऑप्शन ए बी एंड सी में दिया है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं बताया क्योंकि मैं खुद ही कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग वेयर सम ऑफ द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया अरेंज द सेम इन द करंट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, ठीक है ना। देखिए इसको मतलब आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन बनी, फिर उसके बाद कौन बनी, फिर उसके बाद कौन बनी, ठीक है ना। तो चलिए अगर हमें इसमें 2 या 3 का भी आइडिया होगा तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला है ये काफ़ी फेमस है, भारतीय मजदूर संघ। किसने बनाया था इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। दंतोपंत ठेंगड़ी ने बनाया था, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन किया था, और ये कब हुआ था 1955 में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था 1955 में, 1955 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेशन 1949 में हुआ था, ठीक है 1949 में हुआ था। तो 1959 1949, ठीक है ना। अब हमें एक ऑप्शन और चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था 1941 में हुआ था। अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो डी किस में है पहला, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। जो हमारे लेबर लॉ बनाए गए हैं वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है, किस सिद्धांत पे आधारित है। काफी बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसका आंसर बताइए मेरे को। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या है, जो हमारे लेबर लॉ है वो 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल क्या है, सोशल जस्टिस, कहाँ से लिया गया है, प्रियम्बल से। सोशल सिक्योरिटी दूसरा हमारा प्रिंसिपल है। तीसरा जो हमारा प्रिंसिपल है सोशल इक्वालिटी, ठीक है ना। इन 3 प्रिंसिपलों पे मिलकर हमारा जो लेबर लॉ बना हुआ है। अब इन तीन प्रिंसिपलों को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, तो उनका वो फर्दर 7 और क्लासिफिकेशन किए हैं, 7 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो पहला पार्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। दूसरा पार्ट क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, तीसरा पार्ट क्या है आपका,
प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन याद रखिएगा। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। उसके बाद सिक्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेवंथ क्या है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। तो ये जो हमारे तीन प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल थे, उनको फर्दर 7 और प्रिंसिपल में क्लासीफाई कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे अपना आंसर फाइंड करना है। तो इसमें फाइंड करना है कौन कौन सा प्रिंसिपल है। तो प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल अभी मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन सही है। सोशल सामाजिक न्याय न्याय का सिद्धांत, सोशल जस्टिस की बात की गई। कल्याण का सिद्धांत मतलब क्या, सोशल वेलफेयर की बात की गई, प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको बताया है 7 प्रिंसिपल में है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन हमको पता है कि सही है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यूपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं, तो अगर आपको पता है तो भी आप क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन को डिकोड करने में काफ़ी कंफ्यूजन हो सकती है फ्रेंड्स। तो उस कंडीशन में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था फ्रेंड्स। और ये लेबर लॉ का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लेबर लॉ का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मेरे को जो यूपीएससी के थ्रू पूछा गया हो। काफ़ी खोज करने के बाद ये मेरे को लास्ट सेशन में बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए थे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए और रीज़न बताइए। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके बारे में बताइएगा। तो चलिए, बने रहिए। एक चीज़ और, एक इन्फॉर्मेशन देनी है फ्रेंड्स आप लोगों को। एक्चुअली मैं 2 वीडियो और ला रहा हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट पे, ठीक है ना। कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो यूपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं, तो उन 2 वीडियो को मैं इसी प्लेलिस्ट में डालूंगा, ठीक है ना। ये लेबर लॉ की प्लेलिस्ट में ही डालूंगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उन 2 वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। वो उन वीडियो में वो जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो यूपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो बाकी थैंक्स एंड स्टे ट्यून ऑन, नेवर गिव अप।